इस कहानी की शुरुआत होती है डायबोलिक नाम के एक साथी चोर की, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। बिल्डिंग थी आर्मनीज की एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती ताज रखा गया था। अब यह डायबोलिक का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि इस ताज की रखवाली सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग में एंटर होते ही डायबोलिक ने इस इकलौते गार्ड को मार डाला और फौरन उस कमरे में पहुंच गया जहाँ बेस कीमती ताज पड़ा था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसके चलते बाकी गार्ड्स अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड्स उस कमरे तक पहुंच गए, जहाँ इन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबोलिक ने दरवाजे की चाबी वाला छेद को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर गार्ड ने उसे दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचते तब तक डायबोलिक ने ताज चुरा लिया था और अपने पैराग्लाइड से उड़कर वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद वो चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया, जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद वो गाड़ी में एंटर हुआ और ये दोनों उसे बेस कीमती ताज को लेकर फरार हो गए। अब अगले शाम ऑर्मन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया, ताकि वो अपने बेस कीमती गहने दुनिया को दिखा सके। इन गहनों के प्रचार के लिए 5 सुपर मॉडल को हायर किया गया, जिन्हें ऑर्मन कंपनी बेस कीमती गहने पहनाकर शानदार डांस परफॉर्मेंस किया जा सके। ये गहने दिखने में इतने खूबसूरत थी कि हॉल में बैठे हर इंसान को इन्हें खरीदने की तमन्ना जाग उठी। डांस के दौरान हॉल में 4 और 1.5 सारे पुलिस वाले को तैनात किया गया, ताकि डायबोलिक दोबारा इन्हें गहने चुरा न सके। लेकिन अभी ये डांस खत्म होने से पहले ही पूरे हॉल की लाइट अचानक गायब हो गई। ये देखकर एक गार्ड ने उन सभी डांसर को एक सेफ कमरे में चलने को कहा, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी इन गहनों को चुरा न सके। इसके बाद इन सभी को एक सेफ कमरे में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। या इस ऑफिसर ने लड़कियों को एक ट्रक के अंदर डाला और इस ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि वो साथी चोर डायबोलिक था, जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुस गया था। इसके बाद डायबोलिक ने लड़कियों से वो बेस कीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें एक सुनसान सड़क पर अकेले छोड़कर चला गया। इसके बाद वो चारों लड़के पास के एक रेस्टोरेंट में गई, ताकि वह इन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़के ने इन्हें लड़कियों के पास आकर इन्हें छेड़ने लगा, पर तभी अचानक से इस लड़की ने उसका हाथ मरोड़कर उसे औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट थी, जिन्हें डायबोलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर जिन को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। जिनको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबोलिक को पकड़ने की कोशिश में बिता दी। यह बुराफ ने बताया है कि उनका प्लान काम हो चुका है और डायबोलिक उनके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबोलिक उन गहनों को चुराने जरूर आएगा, और इसलिए उन्होंने उन गहनों में जीपीएस ट्रैक लगा दिया, ताकि वो डायबोलिक की लोकेशन का ट्रेस करके उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उन गिरफ्तार कर सके। और इस बात से अनजान ईवा और डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे तक पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपने इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकते थे। यहाँ ईवा ने डायबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन डायबोलिक ने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इधर जिनको भी अपनी टीम के साथ डायबोलिक की तलाश में निकल पड़ा और जीपीएस लोकेशन को फॉलो करते हुए इस खुफिया अड्डे तक पहुंच चुका था। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी चट्टान देखकर ये सभी काफी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जीपीएस का सिग्नल इन चट्टानों के बीच में आ रहा था। या जिनको ने उस चट्टान को बड़े ध्यान से देखा और अपने साथियों से उस पर एक डायमंड लगाने को कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें एक पतली सी सुरंग दिखाई दी, जो सीधा डायबोलिक के अड्डे पर जाती थी। उधर डायबोलिक और ईवा ने सीसीटीवी कैमरे से ये सारा नजारा देख लिया था और अपना चोरी का सारा माल वहाँ छोड़कर एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब जिनको अपनी टीम को लेकर अंदर आया तो उसे डायबोलिक और ईवा कहीं नहीं मिले, लेकिन तभी इन्हें खुफिया रास्ता दिखाई दिया और वो इन दोनों को पीछा करने लगा और भागते भागते ईवा का पैर पत्थर के बीच में फंस गया था। जिसके बाद उसे डायबोलिक की मदद मांगी। जिनको करीब आते देखकर डायबोलिक ने ईवा को वही छोड़ दिया और फरार हो गया। अब डायबोलिक के इस धोखे से ईवा का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उसने अकेले ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की। जब तक उसने खुद को आजाद किया तब तक जेको उसके काफी करीब पहुंच गया था। अब ईवा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो एक चट्टान के ऊपर गई और नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी। और इस तरह से डायबोलिक और ईवा एक बार फिर से जेंको के हाथ से निकल गए। इसके बाद जेंको की टीम ने डायबोलिक को खुफिया अड्डे की तलाशी ली, जहाँ इन्हें ढेर सारी बेशकीमती चीजें मिली, जैसे कि ढेर सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग और भी बहुत सारी कीमती चीजें। तभी जैक को शहर के बाहर बनी एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला, जो शायद से डायबोलिक और ईवा का दूसरा अड्डा था। इसके बाद जेंको फौरन उस लोकेशन पर पहुंच गया और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली। इस दौरान एक ऑफिसर से गलती से एक खुफिया दरवाजा खुल गया, जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर इन्होंने देखा कि ये वही जगह थी जहाँ डायबोलिक अपने मिशन के लिए अलग अलग किस्म के मार्क्स बनाता था। यहाँ जैक ने अपनी टीम को किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे पूरी यकीन था कि डायबोलिक अगले मिशन के लिए पहले जरूर यहाँ पे आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलटी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है,
है जो कि वेलेट बर्ग की शहर की रानी थी और ऑफिसर जिंको की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद वो जिंको को मिलने पहुंचती है। जब बातों बातों में उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिंको ने कहा कि जब तक वो डायबोलिक को नहीं पकड़ेगा तब तक वो शादी नहीं कर सकता। अब एलटी भी इस बात को जानती थी कि डायबोलिक को पकड़ना जिंको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए उसने जिंको के साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने जिंको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया जहाँ वो अपने बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी और इसलिए वो चाहती थी कि जिंको भी उस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो उसकी और उसके नेकलेस की हिफाजत कर सके। अब उस रात डायबोलिक ने अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहाँ दीवार पर एक माइक लगाकर उसने अंदर की सारी पुलिस वालों की बातें सुन ली थी। पुलिस वालों अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबोलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और ये देखते ही एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डायबोलिक पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था क्योंकि इन दोनों के बीच में कांच की एक मोटी परत थी। अब गोली की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर अलर्ट हो गए और फौरन बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा था और डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन चुराकर भाग चुका था। अब जब जेक को ये बात पता लगी तो उसने अपने साथियों पर काफी गुस्सा किया। इनके रहते हुए डायबोलिक ने उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर इनके नाक के नीचे से मास्क वाली मशीन चुराकर ले गया। अब अगले दिन जेंको के अफसरों ने उसे आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया। अभी ये लोग बात कर रहे थे तभी ईवा का कॉल आता है। ईवा इनसे कहती है कि मैं डायबोलिक को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद करूंगी, पर इसके बदले मुझे मेरी आजादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त ये है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इल्जाम को खारिज करेंगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजेंगे। यहाँ ईवा सोचने के लिए इन्हें आधे घंटे का समय देती है और फोन काट देती है। ये जेंको के सीनियर को ये ऑफर पसंद आ गया था और उन्होंने जेंको को इस बारे में अमल करने को कहा क्योंकि अब पानी सर से ऊपर आ चुका था और इन्हें किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना था। हालांकि जेंको इस बात से सहमत नहीं था और वो डायबोलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि जब अगली बार ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुंच सकेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब आधे घंटे बाद जब ईवा ने जेंको कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा और इस दौरान पुलिस की एक टीम ने ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके उस तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि सड़क के किनारे एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब ईवा ने भी पुलिस को अपनी तरफ आते देख लिया और बड़ी सफाई से वहाँ मौजूद एक सुरंग में 9-11 हो गई और इस तरह से जेंको का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। उधर दूसरी तरफ एलेना नाम की एक लेडी ऑफिसर डायबोलिक के अड्डे में मिले सामानों की जांच कर रही थी और इसी के दौरान उसने नोटिस किया कि इन गेंदों के बीच में एक ब्रेसलेट गायब हो गया है। इसके बाद उसने जेंको को कॉल किया, इसकी जानकारी दी और जेंको फौरन समझ गया कि ब्रेसलेट जरूर ईवा के पास होगा और इसका मतलब ये था कि वो अभी भी इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है क्योंकि वही गेंद है जिसमें उसने जीपीएस ट्रैकर फिट किया था। यह जेंको का अंदाजा सही निकला और जीपीएस का यूज करके पुलिस को ईवा की लोकेशन मिल गई थी। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट से इस लोकेशन पर पहुंच गया। ईवा के सर पर बंदूक तान दी। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था क्योंकि पिछली बार डायबोलिक ने उसे बेहोश करके मार्क्स वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले ईवा ने उसके सर पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीन ली और पुलिस वाले की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। जब जेंको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को जमीन पर गिरा हुआ पाया और तो उस मंदबुद्धि ने ईवा के हाथ से ब्रेसलेट भी निकाल लिया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने के लिए मना कर दिया था और अब उसे एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के मामले की जाँच करनी थी। इधर जेंको के ऑफिस ने उसे ऑर्डर न मानने के लिए काफी डांट लगाई और उसे आखिरी वार्निंग दी कि अगर उसने ऑर्डर का उल्लंघन किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। जब जेंको के पास कोई और चारा नहीं था तो इसलिए उसने ईवा के साथ मिलकर डायबोलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने अखबार के जरिए ईवा के लिए सीक्रेट मैसेज भिजवाया जिसे पढ़कर ईवा ने उसे कॉल किया और इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस शाम ईवा ने जेंको को बताया कि डायबोलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस लेना चाहता है, इसलिए हम अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह शिफ्ट करने वाली है। जब डायबोलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपना चोरी का माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक में सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलेंगे ताकि डायबोलिक को लगेगा लूट का सारा माल इस ट्रक में मौजूद है, जब तो असली माल तो एक खटारे से दिखने वाली वेन में होगा ताकि किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। ईवा बताती है कि जब डायबोलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक सुरंग के रास्ते होकर गुजरेंगे और जब डायबोलिक उस सुरंग में आएगा तो हम उसे चारों ओर से घेर लेंगे। जब जेंको को ये प्लान काफी पसंद आया तो उसने अगले दिन से इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरवर्ल्ड एजेंट की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह शिफ्ट करने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एलटीए से मिलने गया और उसे बताते हैं कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस दिन उसे डायबोलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उसे नेकलेस की
तो उसे सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल अफसर को भेज देगा। फाइनली वो दिन भी आ गया जब जेंको को इस प्लान को अंजाम देने वाला था। उधर दूसरी तरफ पार्टी में शहर की सबसे काबिल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। इधर मिशन के लिए कमांडोज की एक टुकड़ी बनाई गई और उन डायबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया। इसके बाद ऑफिसर ने सभी से पूछा कि वो असली माल वाली वैन, खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलर कहता है कि असली माल वाली गाड़ी वो चलाएगा क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर। यहाँ एलन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन रोलर इसके लिए नहीं माना और खुद को उस गाड़ी को चलाने का फैसला किया। इसके बाद लूट का सारा माल एक साधारण सी वैन में डाल दिया और अब सभी लोग मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर मिलते ही उस बुलेट प्रूफ को ट्रक को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया और थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी लेकर उल्टी दिशा में निकल गया। उधर जैसे ही पुलिस की गाड़ी सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक से पूरी सुरंग में धुआं भर गई और इसी धुएं के बीच में एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल ली लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो ये कोई आदमी नहीं बल्कि मोम का पुतला था। इधर पार्टी में जब एलटी अपने नेकलेस को पहनने गई तो उसे वहाँ नेकलेस नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि उसकी बेसकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम रोलर को देखते ही जो हाईवे का रास्ता बदलकर जंगल के एक सुनसान सड़क पर जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया। क्या उसकी मुलाकात ईवा से हुई। अब ये खुलासा हुआ कि ईवा ने एलटीआ का मेकअप आर्टिस्ट का बेस बदलकर उसका बेसकीमती नेकलेस चुरा लिया था। इसके बाद रोलर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो साथी चोर डायबोलिक था। अब हमें फ्लैशबैक को बताया जाता है कि ये सब डायबोलिक का प्लान का हिस्सा था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझकर ईवा को पीछे छोड़ दिया ताकि जेंको को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो उसकी बातों पर यकीन कर ले। उधर जब ईवा पानी में कूदी तो वो एक खुफिया रास्ते से होकर बच निकली थी। इसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ उसने रोलर को जान से मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली और इस तरह से डायबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जेंको को ये बात पता लगी तो वो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि ना तो वो डायबोलिक को पकड़ सका और ना ही उसका नेकलेस बचा सका। इधर ईवा और डायबोलिक ने लूट का सारा माल चुराकर ये शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर ली और इसी तरह से ये शानदार मूवी यहाँ एंड हो गई। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।